हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 36 से। 36 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लेखक कौन है? स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तो इसके लेखक हैं क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, सी लेवी स्ट्रॉस। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है? इसका अर्थ है संरचनात्मक मानव विज्ञान, और इसका अर्थ होता है कि समाज और संस्कृति को एक साथ जोड़कर समझने का एक नया तरीका। इसमें समाज और संस्कृति को हम एक साथ कर दें और उसको समझें और फिर उसका अध्ययन करें, वो क्या होता है? संरचनात्मक मानव विज्ञान, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। जो हैं सी लेवी स्ट्रॉस, ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक हैं जो कि मानते हैं कि जो मानव मस्तिष्क होता है ना, प्राकृतिक रूप से द्वैत होता है, मीन्स कि बाइनरी होता है। बाइनरी का अर्थ क्या हुआ कि वो दो तरीके से सोचता है हमेशा। कोई भी बात वो सोचेगा तो अच्छा भी सोचेगा और बुरा भी, मतलब दो पहलुओं को सोचता है जो मानव मस्तिष्क होता है। जीवन भी सोचेगा, मृत्यु भी सोचेगा, दिन सोचेगा तो रात भी सोचेगा, और इसी को कहते हैं हम द्वैतवादी सोच। और मानव मस्तिष्क को मानते हैं कि वो नेचुरली क्या होता है? द्वैत होता है, बाइनरी होता है। और कहते हैं कि इसी जो बाइनरी थिंकिंग है, इसी के आधार पे संस्कृतियाँ बनती हैं और विकसित होती हैं, और ये चीज़ हर समाज में पाया जाता है, और इससे ही हम संरचनात्मकता के रूप में जानते हैं। और इसका जब अध्ययन करते हैं समाज में, संरचनात्मक एंथ्रोपोलॉजी हो जाता है। ये मानते हैं लेवी स्ट्रॉस कि प्रत्येक संस्कृति की नियम, परंपराएं और मिथक, जैसे कि जो कहावतें होती हैं, वो उस समाज की संरचना का प्रतिनिधित्व करती हैं। सी लेवी स्ट्रॉस की जो फेमस बुक है वो है द सेवेज माइंड। द सेवेज माइंड, जो कि 1962 में लिखी गई थी। ये मानव मस्तिष्क के बारे में बताता है, उसकी प्रक्रियात्मक संरचनात्मक प्रवृत्ति जो होती है ना, उसका अध्ययन करता है। किस बुक का क्या नाम है? द सेवेज माइंड, 1962 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कारखाना एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो जो कारखाना है ना, फर्स्ट फैक्ट्री एज अ सोशल सिस्टम के रूप में फैक्ट्री का भारतीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन कौन करता है? तो वो करते हैं एन.आर. सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रघटना शास्त्र उग्र विकल्प है, तो ये किस चीज़ का उग्र विकल्प है? प्रत्यक्षवाद का। फेनोमेनोलॉजी जो है वो किसका विकल्प है? उग्र प्रत्यक्षवाद का। बिकॉज प्रत्यक्षवाद जो है प्रघटना शास्त्र का जस्ट अपोजिट है। सबसे पहले तो हमें देखें जो प्रघटना शास्त्र है ये क्या होता है। तो जो प्रघटना शास्त्र है उसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे कि कोई चीज़ हमें दिखाई देती है, वो कैसे दिखाई दे रही है और हम उसे कैसा अनुभव कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में बन रही हैं, जैसे हमने ये वस्तु देखी, ए को देखा, अभी हमें कैसे दिखाई दे रही है, क्या है, टेलीविज़न है, रेडियो है, क्या है, व्हाट इज़ दिस। उसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि ये इसे हम कैसे अनुभव कर रहे हैं, इसका हम यूज कैसे कर रहे हैं, या मुझे कैसा लग रहा है। ये सारी चीज़ें ना हमारे माइंड में एक ऐसे 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 काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं, तो इसको कहा जाता है प्रघटना शास्त्र। ये हम अपने हिसाब से मतलब मान रहे होते हैं। अब जो प्रघटना शास्त्र है, इस वर्ड का यूज़ सबसे पहले किसने किया था? तो एडमंड हुर्सल। एडमंड हर्सल ने इस शब्द का प्रयोग किया था, इस शब्द को दिया था प्रघटना शास्त्र को, और वो एक जर्मन दार्शनिक थे। इसके बाद समाजशास्त्र में प्रघटना शास्त्र का यूज़ कौन करता है? तो समाजशास्त्र में करते हैं अल्फ्रेड शुट्ज। अल्फ्रेड शुट्ज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अल्फ्रेड शुट्ज जो है वो प्रघटना शास्त्र का समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र में स्थापित करते हैं। और जो इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? एडमंड हुर्सल। एडमंड हुर्सल। तो हमें इन दोनों का नाम जब भी प्रघटना शास्त्र देखना है तो हमें याद रखना है। और हम प्रत्यक्षवाद से कैसे उल्टा है, तो प्रत्यक्षवाद में हम देखते हैं ना कि उसमें वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन करता है, उसमें धार्मिक स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया जाता है, उसमें मात्रात्मक अनुसंधान विधि होती है। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट जो प्रघटना शास्त्र है, इसमें ग्रंथों के विश्लेषण पे जोर दिया जाता है, मतलब ग्रंथों के विश्लेषण जैसी गुणात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, और दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। इसमें मात्रात्मक
इसमें गुणात्मक प्रघटना शास्त्र में, इसमें वैज्ञानिक पद्धति होती है, ग्रंथों को मानते नहीं हैं। प्रघटना शास्त्र में ग्रंथों पे ही जोर देते हैं, हर चीज़ को उसमें मानते हैं। तो इसीलिए जो प्रघटना शास्त्र का उग्र विकल्प होगा वो क्या होगा? प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि अगस्त कॉम्टे जो हैं वो प्रत्यक्षवाद के सबसे पहले समाजशास्त्री दार्शनिक माने जाते हैं। इन्होंने ही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। वैसे तो प्रत्यक्षवाद में हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, इमानुएल दुर्खीम आते हैं, तालकट पार्सन्स आते हैं, जो कि ये सारे लोग समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद को एक शिखर तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 39। अल्थुजर की सामाजिक रचना सोशल फॉर्मेशन की अवधारणा के 3 मुख्य तत्व हैं। वो 3 मुख्य तत्व कौन कौन हैं? तो तीनों तत्व हैं आर्थिकी, राजनीति और विचारधारा, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड आइडियोलॉजी। तो ये तीनों क्या हैं? सोशल फॉर्मेशन के प्रमुख तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर आधुनिकता के स्थान पर विलंबित आधुनिकता की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? मीन्स कि लेट मॉडर्निटी शब्द का यूज किसने किया पोस्ट मॉडर्निटी की जगह पे? तो ये करते हैं हमारे एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस जो थे वो कहते हैं कि लेट मॉडर्निटी होता है, पोस्ट मॉडर्निटी जैसा वर्ड नहीं है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निटी सटीक नहीं बैठ रहा है, मतलब समाज के हिसाब से। उन्होंने कहा कि जो आधुनिकता होती है ना वो निरंतर विकसित और विकसित होती रहती है, ना कि हम पोस्ट मॉडर्निटी वर्ड दे के इसको प्रतिस्थापित कर दें। क्यों मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा? क्योंकि मान लो एंशिएंट इरा आया, फिर मिडाइवल आया, फिर मॉडर्न आया, फिर पोस्ट मॉडर्न आया। अब पोस्ट मॉडर्न के बाद भी तो चल रहा है ना, समाज निरंतर परिवर्तित हो रहा है, व्यक्ति अपने मूल्यों की जांच परख कर रहा है, उस पर सवाल उठा रहा है, बोल रहे हैं कि लगातार सामाजिक मानदंड और मूल्य पहचाने जा रहे हैं व्यक्तियों द्वारा, और उसका पुनर्मूल्यांकन भी हो रहा है। चीज़ों की मतलब चीज़ों को देखा जा रहा है कि सही है, गलत है, कैसे हैं, उसको फिर से पुनर्मूल्यांकन भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये पोस्ट मॉडर्निटी कहाँ हुआ? ये तो इसके आगे भी आधुनिकता तो निरंतर और निरंतर चल रही है, निरंतर विकसित हो रही है। तो हमें लेट मॉडर्निटी वर्ड इसकी जगह रखना ज़्यादा सही होगा। तो एंथोनी गिडेंस जब आते हैं तो लेट मॉडर्निटी शब्द का यूज़ करते हैं। ये कहते हैं कि लगातार हम समाज में देख रहे हैं कि जोखिम और अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, वैश्वीकरण हो रहा है संस्थाओं का, जिससे दैनिक और सामाजिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं। एक अन्योन्याश्रित विश्व का निर्माण हो रहा है, मीन्स कि इंटरडिपेंडेंस वर्ल्ड, एक दूसरे पे हम आश्रित ऐसे वाले विश्व का निर्माण हो रहा है। और विसंयोजन आ रहा है, अर्थात कि जो सामाजिक संबंध हैं वो समय व स्थान के पार हो गए हैं। मीन्स कि भौतिक स्थान की परवाह किए बिना भी अब रखे जा सकते हैं, जैसे कि फेसबुक के द्वारा फ्रेंड्स बनाना, या हमसे कोई दूर है तो हम वीडियो कॉल पे बात कर ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं कि भौतिक जो दूरी है, हमारी डेली बात हो जा रही है घर परिवार से, तो क्या है कि हमें भौतिक दूरी का उतना पता नहीं चल रहा है जैसे कि पहले था। और ये बहुत ही फेमस वर्ड लेके आते हैं एंथोनी गिडेंस, समय, स्थान, दूरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इन टर्म को लेकर के कि जो टाइम, प्लेस एंड डिस्टेंस जो है ये किसने यूज़ किया है अपने मतलब थ्योरी में। तो लेट मॉडर्निटी के संदर्भ में किसने यूज़ किया है? एंथोनी गिडेंस ने यूज़ किया है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें हमें मैच द फॉलोइंग बताना है, मैच करना है। तो इसमें इरविंग गॉफमैन, जे अलेक्जेंडर, एल अल्थुजर, एम फूको, हमें इनकी बुक्स इसमें दी गई हैं, उसे मैच करना है। तो इरविंग गॉफमैन की जो बुक है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, एंड जे अलेक्जेंडर की बुक है न्यू फंक्शनलिज्म, नौ प्रकारवाद। एल अल्थुजर की रचना है रीडिंग कैपिटल, रीडिंग कैपिटल। माइकल फूको की मीन्स की एम फूको की रचना है सेक्सुअल एंड सोशल कंट्रोल ओवर सेक्सुअलिटी। यहीं से इस वाली रचना के संदर्भ में हम ये भी बता दें कि एंथोनी गिडेंस की रचना है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी, और माइकल फूको की क्या है? सेक्सुअल एंड सोशल कंट्रोल ओवर सेक्सुअलिटी। तो हमको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है, इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही वो नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो हम देखते हैं कि कौन सा जोड़ा हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 42 पे जाने से पहले हम बता दें कि जो इरविंग गॉफमैन की जो बुक थी प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये किस अवधारणा पे आधारित है कि थोड़ी सी शॉर्ट में अवधारणा बता देते हैं। तो ये अभिनय शास्त्र की अवधारणा देते हैं जो इरविंग गॉफमैन है, अभिनय शास्त्र की अवधारणा देते हैं। मीन्स कि इम्प्रेशन मैनेजमेंट का सिद्धांत। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है ना, वो दिन प्रतिदिन सामाजिक संपर्क करने के लिए अपने आप को एक प्रदर्शन के रूप में देखता है, जहाँ पे व्यक्ति जो है ना, वो मंच पर अभिनेता की तरह कार्य करता है। एक तरह से इनका जो दृष्टिकोण होता है ना, वो नाटकीय होता है। ये बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो अपने दैनिक जीवन में मंच पे अभिनेता के रूप में कार्य करता है, दूसरों द्वारा उनके बारे में बनाई गई धारणाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। जैसे कि हम किसी से मिल रहे होते हैं और हम अपने घर पे होते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कोई हमारे घर मेहमान आता है, उसके सामने हम कैसे अभिनय कर रहे होते हैं, उसके जाने और आने के बाद हम कैसा होते हैं। तो जो हम उसके सामने होते हैं, वो हमारा क्या होता है, नाटकीय चल रहा होता है। हम एक मंच पे अच्छा बन रहे हैं, अच्छा बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब हम वैसे ही दिखा रहे हैं जैसे हम दिखाना चाह रहे हैं, ताकि उसको उस इंसान को अच्छा लगे। हम वैसे ही करते हैं, जैसे कि भाषा, वेशभूषा, व्यवहार, दिखावट व हेर-फेर करना, ये सारी जो अपनी वांछित छवि प्रस्तुत करना, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो इरविंग गॉफमैन के नाटकीय दृष्टिकोण मीन्स कि अभिनव शास्त्र की अवधारणा में आता है। काफ़ी भारी शब्द हो गया, लेकिन ईज़ी भी तो है कि हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि फ्रंट स्टेज एंड बैक स्टेज। बहुत ये फेमस अवधारणा इनकी है, फ्रंट वर्सेस बैक स्टेज। ये किसकी थ्योरी है, इरविंग गॉफमैन की, कि हम पहले कैसे होते हैं, किसी के सामने हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42, निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इसमें हम देखते हैं बुद्धिज्म जो है मोनास्टिक मिस्टिसिज्म है, सही है बिल्कुल। जैनिज्म जो है थीज्म है, नहीं, जैनिज्म जो है वो थीज्म नहीं है, मीन्स कि ये पूरी तरह से आस्तिकवाद नहीं है। और क्रिश्चियन जो है सॉल्वेशन बाई प्रेयर, सही है। हिंदुज़्म जो है, हिंदुज़्म वो कर्मा एंड धर्मा को मानता है, सही है। अब जैनिज्म जो है थीज्म कैसे नहीं है, तो जैनिज्म की अवधारणा में हम मानते हैं ना कि ये ट्रांस थीज्म है। ये ना पूरी तरह नास्तिक है ना पूरी तरह आस्तिक है। ट्रांस थीज्म वर्ड का यूज़ होता है जैन धर्म के लिए। कहते हैं कि जैन डोंट बिलीव इन अ क्रिएटर गॉड, कि गॉड पे, कि कोई क्रिएटर हमारा गॉड है, इस पे ये बिलीव नहीं करते हैं जो जैन होते हैं। तो जैन को हम पूरी तरह से इसीलिए थीज्म नहीं मान सकते हैं। इनको क्या कहते हैं, ट्रांस थीज्म, ना पूरी तरह आस्तिक ना पूरी तरह नास्तिक। ये एक दार्शनिक दृष्टिकोण देते हैं। ये मानते हैं ना कि एक यूनिक रिलेशनशिप होता है डिवाइन के साथ, और ये बिलीव करते हैं एक हायर स्पिरिचुअल रियलिटी पे, एक हायर स्पिरिचुअल रियलिटी पे बिलीव करते हैं कि हाँ, ऐसा कोई सुप्रीम पावर होता तो है, बट ये पूरी तरह से गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि नए नास्तिक नए आस्तिक, मीन्स कि ट्रांसथीज्म वर्ड ज़्यादा परफेक्ट है जैन धर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कथन और कारण दिया गया है। सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रकार्यात्मक है। कारण है कि सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति को विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व देता है। तो दोनों एकदम पूरी तरह दोनों स्टेटमेंट सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। कह रहा है ना कि सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रकार्यात्मक है। सामाजिक स्तरीकरण मीन्स कि ये ऐसे ऐसे लेयर बटी होती है ना किसी भी ऑफिस में। जैसे स्कूल में हम देखें, प्यून हो गए, टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, मैनेजर हो गए, ये सारी चीज़ें ना ऐसे जाती हैं लेयर में। जैसे कि हम ज़िले में देखते हैं तहसीलदार, ये यहाँ पे हो गए एसडीएम,
डीएम, ऐसे मतलब हम हर जगह देखते हैं ये संरचना होती है स्तरीकरण की। तो स्तरीकरण को हम कहते हैं कि ये एक प्रकार्यात्मक संरचना है, मीन्स कि जो सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक व्यवस्था में एक दूसरे का ये सहयोग करता है। प्रकार्यात्मक वर्ड जहाँ भी आए हम तुरंत मान लेंगे कि सहयोग होता है। भाई अब कोई जैसे मान लो एसपी है, सुपरिटेंडेंट पुलिस, अब इनको कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाना है तो इनको पूरे लेयर से सहयोग चाहिए, ऐसा थोड़ी ना खुद ही कर लेंगे। भाई इनको एसएचओ से भी हेल्प चाहिए रहेगी, एसआई से भी चाहिए रहेगी, कांस्टेबल से भी चाहिए रहेगी। ये सारे स्तर 1 2 3 ये ऐसे बड़े बड़े एक दूसरे से छोटे बड़े तो होते चले जाते हैं, बट ये साथ में मिल के काम करते हैं। जो ये संरचना है साथ में मिल के काम करती है। तो कारण इसका दिया गया है कि सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति को विशेषाधिकार और एवं उत्तरदायित्व देता है। इसका अर्थ यही होता है कि भाई हम कांस्टेबल हैं तो हमारा ये उत्तरदायित्व है, हम इससे ऊपर पद पे गए एसआई हुए हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ गया, इससे ऊँचे गए एसएचओ हो गए और बढ़ा उत्तरदायित्व, एसपी और बढ़ा, डीजी और बढ़ा। मीन्स कि कहने का मतलब है कि हमारे पास एक विशेष अधिकार आता चला जाता है और हमको पता होता है ना कि हम इस पद पे हैं तो हमारा क्या उत्तरदायित्व है। तो इस हिसाब से ये दोनों कथन और कारण सही है और सही इसकी व्याख्या भी है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा होमो हायरार्कियस पुस्तक किसने लिखी है। होमो हायरार्कियस पुस्तक ये लिखी है लुई ड्यूमा ने। लुई ड्यूमा जो है वो होमो हायरार्कियस पुस्तक लिखते हैं और ये जाति, इसका अर्थ होता है जाति पद सोपान्यता। मीन्स कि भारतीय समाज में, भारी हो गया ना ये शब्द, भारतीय समाज में होमो हायरार्कियस मतलब पाया जाता है कि नीची जाति है, ऊंची जाति है, उससे ऊंची है, ऐसे ऐसे। मान लो एक जाति है उसके अंदर कई सारी उपजातियाँ उसी जाति के अंदर आ जाती हैं। जैसे मान लो कि ओबीसी है, अब ओबीसी में भी मतलब उसके अंदर भी ये ऐसे ऐसे स्तरीकरण है, ऐसे ऐसे है कि ओबीसी में सबसे ऊपर चले गए, मान लो माना ये यादव पटेल कुशवाहा हो गए, और उसके नीचे ऐसी बहुत सारी जातियाँ आती हैं जिनको हम ओबीसी में रखे हुए हैं, लेकिन वो ओबीसी में भी अपर मिडिल और लोअर है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भारतीय समाज है उसमें जो जाति का पदक्रम है वो कैसे चल रहा है, तो वो जाति के एक वर्ग के अंदर उपवर्ग भी है। और होमो हायरार्कियस में बताते हैं लुई ड्यूमा कि हम कैसे निर्धारित करते हैं कि कौन कहाँ पे भोजन करेगा कौन नहीं करेगा, वो ये निम्न जाति है, ये बीच की है, ऊपर है, जो भी सारी चीज़ें हैं ये अपनी होमो हायरार्कियस में बताते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जाति पदक्रम के बारे में लुई ड्यूमा बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 45, इसको भी हमें मैच करना है। तो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, द रिमेम्बर्ड विलेज एंड इंडियन विलेज, कास्ट क्लास एंड पावर। तो जो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन है ये किसकी बुक है, जीएस घुर्रे की है। एन इंडियन विलेज जो है वो किसकी है, सॉरी सबसे सेकेंड नंबर पे हमारा द रिमेम्बर्ड विलेज। द रिमेम्बर्ड विलेज किसकी है, एम.एन. श्रीनिवास की है। एन इंडियन विलेज किसकी है, तो ये एस.सी. दुबे की है। एंड कास्ट क्लास एंड पावर किसने लिखा है, तो एंद्रे वेते ने लिखा। अब कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन मीन्स कि जाति के आधार पे हमारा व्यवसाय, ये सारी चीज़ें जीएस घुर्रे बताते हैं, ये इनकी बुक है, रचना है। रिमेम्बर्ड विलेज किसकी है, एम.एन. श्रीनिवास की, जो कि रामपुरा गांव का अध्ययन करते हैं। और ये रिमेम्बर्ड विलेज कैसे हम कह सकते हैं, इनका कहते हैं ना कि इन्होंने मतलब इनकी जो थ्योरी है, इन्होंने जो खोज सिद्धांत अपना दिया था, इन्होंने स्टडी किया था विलेज का, वो इनके जो मतलब टेक्स्ट थे, इनकी जो फाइल्स थी ना वो सारी जल गई थी। तो जो इन्होंने अध्ययन किया था, तो जो सारा जो इनका मतलब वो था डॉक्यूमेंट था सारा, जब जल गया तो हुआ क्या ना कि जो चीज़ें इनको उस गाँव के अध्ययन के बारे में याद रह गई वो चीज़ें इन्होंने बुक में लिखी। तो उस बुक का नाम एम.एन. श्रीनिवास ने क्या दिया, रिमेम्बर्ड विलेज। अब हम इस स्टोरी के माध्यम से अब याद रख सकते हैं कि द रिमेम्बर्ड विलेज जो है वो एम.एन. श्रीनिवास की है। ये स्टोरी इनकी रियल स्टोरी है, ऐसा नहीं मैंने बना दिया है, याद रखने के लिए हमने बताया, क्योंकि कब बहुत कन्फ्यूज़न होता है रिमेम्बर्ड विलेज एंड इंडियन विलेज,
इन जब ये सब साथ में आ जाते हैं तो हम कभी नहीं भूलेंगे कि रिमेंबर्ड विलेज जो है एम.एन. श्रीनिवास की है और एन इंडियन विलेज किसकी है, एस.सी. दुबे की है। कास्ट क्लास एंड पावर एंद्रे बेते, और कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन मीन्स कि व्यवसाय कौन सी जातियाँ, कौन सा वर्ग क्या व्यवसाय करेगा, इसके बारे में जी.एस. घुर्रे बताते हैं। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। एंड इसी जगह हम याद रख सकते हैं कि क्लास स्टेटस एंड पावर मीन्स कि कास्ट क्लास एंड पावर की जगह क्लास स्टेटस एंड पावर, ये कौन लिखता है, तो ये लिखते हैं मैक्स वेबर। देखा, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। मैक्स वेबर की बुक है क्या, क्लास स्टेटस एंड पावर, और एंद्रे बेते का क्या है, कास्ट क्लास एंड पावर। मैक्स वेबर जो है यूरोपियन समाज का अध्ययन करते हैं, एंद्रे बेते जो है उनका दृष्टिकोण जो है वेबरवादी ही है, मैक्स वेबर की तरह ही उनकी अवधारणा है, उन्हीं की तरह सोचते हैं, बट ये भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं। सो फ्रेंड्स, कल से हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 46 से। थैंक यू, बाय बाय।